अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ब्रूटल डिक्टेटर कौन था, तो नो डाउट आपके दिमाग में सबसे पहले हिटलर का नाम या फोटो आया होगा। Mein Lebenskampf ist nicht umsonst gekämpft. Sein Sowjetzeichen soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. लेकिन मैं आपसे कहूँ कि ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये सच है कि हिटलर ने लाखों लोगों को मारा था और वर्ल्ड वॉर 2 जैसे डेडलिस्ट वॉर को शुरू किया था। लेकिन सही में हिटलर अब तक का सबसे घातक तानाशाह नहीं है। चलो फिर हिटलर नहीं तो माओ या फिर स्टालिन होगा। आप ठीक सोच रहे हो कि उन्होंने मिलियंस ऑफ पीपल लोगों को मार डाला, लेकिन फिर भी वो सबसे घातक तानाशाह होने के करीब में भी नहीं है। चलिए सबसे पहले हम डेडली से हमारा क्या मतलब है ये समझते हैं। एग्जाम्पल, दुनिया भर में सीजनल फ्लू से हर साल बिलियंस ऑफ लोग इन्फेक्टेड होते हैं, लेकिन सिर्फ 6 लाख लोग ही इससे हर साल मर जाते हैं। इसकी डेथ रेट देखें तो 0.1 से 0.2 है। दूसरी ओर इबोला ने अपने अस्तित्व में 15,000 लोगों की जान ली थी, जबकि सिर्फ 30,000 लोग ही इससे इन्फेक्टेड हुए थे। इसकी डेथ रेट देखें तो अराउंड 50% है। तो कौन सबसे ज़्यादा डेंजर हुआ? सिंपल है, इबोला। अब क्लियर हो गया होगा कि ये कितने लोगों के डेथ्स के बारे में नहीं है, बल्कि मरने वाले लोगों के रेशो के बारे में है, जो ये क्लियर करता है कि कोई चीज़ सही में कितना डेडली हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहूँ कि मैं किंग कोबरा की तुलना में सीढ़ियों से बहुत कम डरता हूँ। भले ही किंग कोबरा के कंपेयर में सीढ़ियाँ ज़्यादा लोगों की जान लेता है। ये सच है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब जब हमने स्टैब्लिश कर लिया है कि डेडली का क्या मतलब है, तो हम माओ, स्टालिन और हिटलर के द्वारा मारे गए लोगों के नंबर्स को नहीं दे सकते। हमें उनकी हत्याओं की तुलना इस बात से करने की ज़रूरत है कि उन्होंने कितने लोगों पर शासन किया है। ऐसा अनुमान है कि नाजी शासन ने 17 मिलियन से ज़्यादा लोगों को मार डाला। स्टालिन ने एस्टिमेट लगभग 20 मिलियन लोगों को मारा और माओ ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा 60 मिलियन लोगों को मारा। इतिहास में माओ, स्टालिन और हिटलर से ज़्यादा केडी वाले बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन हमें ये पता लगाना होगा कि वो अपने देश के लिए कितना घातक थे। उस समय चीन की पॉपुलेशन 723 मिलियन था। तो ये ध्यान में रखते हुए माओ के पास पॉपुलेशन के कंपेयर में किल का रेशो 8% हुआ। स्टालिन के अंडर में सोवियत यूनियन की पॉपुलेशन 162 मिलियन था और स्टालिन का किल रेट यहाँ पर 12% हुआ। और आखिर में नाजी जर्मन की पॉपुलेशन 79 मिलियन था। इस तरह हिटलर का किल रेट 21% यहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ। हम देख सकते हैं कि अब हिटलर फर्स्ट पोजीशन पे है, स्टालिन सेकेंड और माओ थर्ड पोजीशन पे आ गया है। पर पिक्चर अभी बाकी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में एक ऐसा आदमी था जो इन सभी को मात देता है 36% किल रेट के साथ, यह आदमी द मिथ द लेजेंड पोल पोट है। It was part of Pol Pot's radicalism, his desire to build the world's purest form of communism. We don't shed any tears for him. He's a mass murderer. He ought to be brought to justice and tried for his crimes, which is genocide. They face charges of genocide, war crimes and crimes against humanity, but are not expected to give evidence until the trial proper opens in several weeks' time. The Khmer Rouge evacuated Phnom Penh, forcing residents into the countryside. लेकिन ये सिंपल सा दिखने वाला आदमी कौन है जो हिटलर, स्टालिन और माओ को हराकर मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे डेडलिस्ट डिक्टेटर बना? और उससे भी बड़ा सवाल, कैसे बना? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। पोल पॉट का जन्म 19 मई 1925 कंबोडिया में एक वेल्दी फैमिली में हुआ, जो उससे कंबोडिया के स्पेशल स्कूल में भेजने के लिए कैपेबल था। पोल पॉट का असली नाम स्लोथ सार था। उसने अपनी स्कूलिंग कंबोडिया के राजधानी फ्नोम पेन में किया और ये फ्रेंच लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए काफ़ी फेमस था। 1949 में फ्रेंच लैंग्वेज और लिटरेचर की डिग्री लेने के लिए उसे फ्रांस जाने का मौका मिलता है। फ्रांस में रहते हुए पोल पॉट मार्क्सवाद के बारे में काफ़ी कुछ सीखा और उसके विचारों से काफ़ी इंस्पायर हुआ। यहाँ रहते हुए कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगा, जिसके वजह से वो फ्रांस की कम्युनिस्ट पार्टी PCF में ज्वाइन होता है।
जिसके बाद कई और लेफ्टिस्ट ग्रुप में शामिल होता है। पोल पॉट इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चेंजेस से गुजरने वाला अकेला नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत से यूथ्स ने महसूस किया कि कम्युनिज्म ही फ्यूचर है। इसका रीज़न था दुनिया का सबसे बड़ा देश पहले से ही कम्युनिस्ट है और यूरोप के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सों को कंट्रोल में ले रहा है। और हाल ही में दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में माओ की कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुआ है। पोल पॉट अपना मोस्ट ऑफ टाइम पढ़ाई करने के बजाय एक रेबल कम्युनिस्ट बनने में बिताया, जिसके वजह से वो अपने क्लास में फेल होते जाता है और 1953 में अपने कॉलेज ड्रॉप आउट करके फ्रांस से कंबोडिया वापस आ जाता है। उस समय कंबोडिया फ्रांस से अपनी आज़ादी हासिल किया था और कंबोडिया एक आज़ाद देश बन जाता है। इस समय यहाँ पर पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी चल रहा था और पोल पॉट ने खुद को एक कम्युनिस्ट लीडर के रूप में पाया, जिस पार्टी को खमेर रूज के नाम से जाना जाता है। यहाँ और भी पॉलिटिकल पार्टी देश पर सत्ता जमाने की कोशिश करता है, लेकिन लास्ट में 1970 में एक राइट विंग पार्टी जीत हासिल करता है। इस पूरे सिनेरियो में अमेरिका का बड़ा सपोर्ट रहा था राइट विंग पार्टी को, जिसके सपोर्ट से एक राइट विंग पार्टी जीत हासिल करता है। यहाँ पर एंट्री होता है वियतनाम का। ये नाम याद रखेंगे क्योंकि कंबोडिया के सूर्यास्त और सूर्योदय में वियतनाम का बहुत बड़ा हाथ रहा था। वो कैसे, आगे देखते हैं। वियतनाम कम्युनिस्ट होने के नाते पोल पॉट के साथ उसका रिलेशन काफ़ी अच्छा था और उस समय वियतनाम पहले से ही अमेरिका के साथ वॉर में था, जिसके वजह से वियतनाम अमेरिका सपोर्ट कंबोडियाई सरकार पर अटैक कर देता है, जिसका फायदा पोल पॉट को मिलता है। 1975 में राइट विंग सरकार को गिराकर खमेर रूज अब एक लेफ्ट विंग पार्टी सत्ता में आता है और पोल पॉट कुर्सी पर बैठता है। उसके साथ ही कंबोडिया बाकी दुनिया से आइसोलेट हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक स्लोथ सार अभी तक पोल पॉट नहीं बना था। सत्ता में आने के बाद पोल पॉट ने अपने पार्टी के मेंबर्स को अपने असली नाम से न बुलाने का आदेश दिया था, बल्कि इसके जगह कुछ इस तरह के नाम रखे थे, जैसे ब्रदर नंबर 1, एल्डर ब्रदर, 87 और ग्रैंड अंकल। कुछ इस तरह के नाम अपने आप को बुलाने के लिए यूज करता था। ऐसे करने के पीछे का मकसद था अपनी पहचान को सीक्रेट रखना था। कंबोडिया पर कंट्रोल स्टैब्लिश करने के बाद उसने अपना एक फर्जी नाम बनाया और वो नाम था द पोल पॉट, जो कंबोडिया और दुनिया के लिए एक अमेज था, क्योंकि उससे लीडर बनने से पहले किसी ने देखा या सुना नहीं था और ये रिसेंट हिस्ट्री का सबसे डेडलीस्ट जीनोसाइड का शुरुआत होना था। कंबोडिया के नए सरकार ने 1975 को ईयर 0 कहा, एक नए युग का शुरुआत, जिसमें कोई परिवार नहीं होगा, कोई प्यार या दुख नहीं होगा, कोई दवा या हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, कोई स्कूल्स, किताबें, एजुकेशन नहीं होगा, कोई पैसा नहीं होगा तो सिर्फ काम और मृत्यु। यह था साल 1975, कंबोडिया में नए युग की शुरुआत। ये अब ऑफिशियली तौर पर ईयर 0 था और पोल पॉट का कम्युनिज्म का मतलब था कि कंबोडिया को एक एग्रीकल्चर डोमिनेंट सोसाइटी बनाना, प्री इंडस्ट्रियल, आत्मनिर्भर, क्लासलेस और एक आइडियल स्टेट बनाना। शहरों को पूरी तरह से मिटा दिया गया। ईयर 0 से पहले किसी भी ज्ञान की चीज़ों को मिटा देना था, जिसका मतलब था किताबों को जला दिया गया, धार्मिक चीज़ों को तोड़ दिया गया और अनगिनत इमारतों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पोल पॉट के सत्ता संभालने के कुछ ही दिनों बाद ही लोगों को शहर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें ग्रामीण इलाकों में भेजा गया, जो कि अब सारे शहर के लोग ग्रामीण इलाकों में आ चुके थे। पोल पॉट ने शहर में रहने वाले प्रोफेशनल्स और आम लोगों को अलग अलग किया। शहर से जुड़ी किसी भी तरह के पर्सनैलिटी जैसे डॉक्टर, टीचर्स, इंटेलेक्चुअल, जो लोग दूसरी भाषा बोलते थे या जो चश्मा पहनते थे, उन्हें निशाना बनाया गया। कई को मार दिया गया, कुछ भूख से मरे, कुछ को खेतों में काम कराया गया, क्योंकि ईयर 0 में इनका कोई भी जगह नहीं था। जो भी पोल पॉट के विचारों के खिलाफ में था, उन्हें मार दिया जा रहा था, भले उसका भाई क्यों ना हो। किसानों को अब ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने की ज़रूरत थी, नहीं तो उन्हें मारे जाने का डर था। यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों को पूरी तरह से कम्युनलाइज बना दिया गया, मतलब खाने की चीज़ों को शुद्ध या अशुद्ध, पवित्र या अपवित्र के रूप में क्लासिफाई किया गया। लोग अपने घरों में खाना तक नहीं खाते थे। उसी तरह लोगों को भी धर्म या समुदाय के आधार पर क्लासिफाई किया गया। पूरी तरह से इंसानों को कम्युनल बनाया गया, जहाँ परिवारों को पूरी तरह से अलग कर दिया गया। यहाँ तक लैंग्वेज को भी कम्युनल बनाया गया। अब सरकार तय करेगा कि लोगों को क्या बोलना है। पोल पॉट के द्वारा कंबोडिया में जीवन का सबसे क्रूअल साइड द किलिंग फील्ड था। द किलिंग फील्ड का नाम एक कंबोडियन जर्नलिस्ट डिथ प्रान ने दिया था, जो पोल पॉट के शासन से बचने वाले कुछ ही लोगों में से एक था। इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम द डेथ एंड लाइफ ऑफ डिथ प्रान है। किलिंग फील्ड वो जगह था जहाँ मिलियंस ऑफ पीपल लोगों को मारकर दफनाया गया था
मरने वाले वो लोग नहीं है जो नेचुरल डेथ या भूखमरी या फिर ज़्यादा काम करने की वजह से मरे हो, बल्कि वो लोग थे जिन्हें पोल पोट के द्वारा सरेआम जानबूझकर मारा गया था। शहरों में जो स्कूल खाली हो गए थे उन्हें बाद में जेल बना दिया गया और आज के समय में इसे टोल्सलिंग जेनोसाइड म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। क्लासेस को टॉर्चर चैम्बर में बदल दिया गया और बिल्डिंग्स के चारों ओर इलेक्ट्रीफाइड तार लगा दिए गए और इस हाई स्कूल को बदल दिया जेल में। एक समय पे यहाँ पर हजारों कैदियों को रखा जा सकता था। नाजी जर्मन की तरह ही पोल पोट को भी कैदियों का डॉक्यूमेंटेशन कराने का शौक था। कई ओरिजिनल फोटो और डॉक्यूमेंट्स आज भी बचे हैं। कंबोडिया सरकार ने इसे ऑनलाइन पब्लिश कर दिया है, आप देख सकते हो। हर एक जेल में डाले गए कैदी का फोटो खींचा जाता। पार्टी के खिलाफ अपने पापों को कबूल करने के लिए कहा जाता था। भले ही वो दोषी है या नहीं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें जबरदस्ती इसलिए कबूलवाया जा रहा था क्योंकि ये पोल पोट के द्वारा बनाया गया एक पॉलिसी था। वो उन्हें तभी मार सकता था जब कैदी कबूल लेते थे। अगर आपका टॉक्सिक दिमाग ये सोच रहा है कि अगर आप कबूल नहीं करोगे तो वो आपको नहीं मार पाएंगे, वेल, आप सही सोच रहे हो। आप बच जाएंगे अगर आप में सहने की शक्ति हो तो, क्योंकि यहाँ कैदियों को डेली तारों से पीटा जाता था। यहाँ कैदियों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था, कुछ को तो आधा जिंदा जला दिया जाता था। पोल पोट का जब शासन खत्म हुआ तो जेल से सिर्फ 12 लोग ही जिंदा पाए गए, जिनका कहना था कि दिन में सिर्फ 2 बार उन्हें खाने को मिलता था, 4 चम्मच चावल और पानी वाला दाल। उन्होंने बताया कि कैसे कैदियों को स्कूल के मैदान में ले जाकर उन्हें कुल्हाड़ी या लाठियों से पीट पीट कर मार दिया जाता था। 1 साल के अंदर अंदर पूरा स्कूल का मैदान एक कब्रिस्तान में बदल गया था। यहाँ लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं था, इसलिए पोल पोट ने स्कूल के बाहर के एरिया को टारगेट किया और उन्हें स्कूल के बाहर दफनाना शुरू किया। ये एक छोटा सा हिस्सा है किलिंग फील्ड का। जिन लोगों को फांसी दी गई उनके बच्चों को इन पेड़ों पर लटका के मार दिया गया। बच्चों को इसलिए मारा जा रहा था क्योंकि पोल पोट का मानना था कि बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता का बदला लेंगे। यहाँ इतने सारे लोग मर रहे थे कि कंबोडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 साल से घटकर 18 साल हो गया था। यहाँ हर दिन हजारों लोग मर रहे थे। लोगों को मारने का पीछे कारण था कि पोल पोट उन्हें अपने आइडल सोसाइटी और विचारों के खिलाफ मानता था। लेकिन फिर भी पोल पोट का मानना था कि सभी दुश्मनों को मारने के बाद भी देश बेहतर क्यों नहीं हो रहा है, बल्कि बद से बदतर होते जा रहा है। अब पोल पोट ने रियलाइज किया कि शायद पार्टी में कुछ गड़बड़ है जो मकसद को पूरा होने से रोक रहा है। अब पोल पोट ने अपने पार्टी के मेंबर्स को ही मरवाना शुरू कर दिया, जिसके वजह से पार्टी के 22 मेंबर में से पोल पोट ने 18 को मरवा दिया। पावर ने पोल पोट को अंधा बना दिया था। एक फ्रेंच साइकोएनालिस्ट जीन एटरेट ने पोल पोट को नैर्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार बताया था। पोल पोट ने अपने दल, सेना और कार्यकर्ताओं को मारा जो उसके विचारों या शासन के खिलाफ में था। लेकिन पोल पोट हमेशा वियतनाम से आने वाले अटैक्स को लेकर काफी डरा हुआ रहता था, क्योंकि पोल पोट ने कंबोडिया में लाखों वियतनामी लोगों को मार गिराया था। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि कंबोडिया में पोल पोट के सत्ता में आने में वियतनाम का बहुत बड़ा हाथ रहा था और ये कंबोडिया के जीवन के लिए सूर्य अस्त था और अब वियतनाम के हाथों सूर्य उदय होना था। 25 दिसंबर 1978 वियतनाम कंबोडिया पर अटैक कर देता है। वर्षों के सफाए, भूखमरी, हत्याओं के बाद कंबोडियन सेना पूरी तरह से डिसेबल हो जाता है और पोल पोट का शासन 1979 में पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सिर्फ 4 सालों के अंदर 7 मिलियन की आबादी में से 2.5 मिलियन लोग मारे गए। ये एस्टीमेट डाटा है, रियल इससे भी ज़्यादा है। देश में लोग भूखमरी और बीमारी से मर रहे थे। शहर खंडरों में बदल गया था। ये सब दुनिया के सामने डरावने तरीके से सामने आया। पोल पोट के नाम से जाने जाने वाला ये आदमी लाखों लोगों को मारकर जिंदा बचे लोगों को समय से पीछे ले गया। आज भी लोगों के हड्डियां यहाँ पर आमतौर पर पाए जाते हैं। भारी बारिश की वजह से हड्डियां ऊपर आ जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अमेरिका, चीन जैसे देशों का पोल पोट को सपोर्ट मिलते रहा था। 19वीं सेंचुरी तक खैमर रूज पार्टी को इंटरनेशनल लेवल पर कंबोडिया की वैध सरकार के रूप में मान्यता मिलता रहा था। इस सपोर्ट की वजह से पोल पोट को उसके किसी भी कारनामों के लिए उसे न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया और वो 1998 तक जिंदा रहा। इतने सारे लोगों की हत्या, भूखमरी और मौतों के जिम्मेदार होने के नाते सबसे डेडलिस्ट तानाशाह के रूप में जाने जाने वाला इस महापुरुष के बारे में हमेशा बताया जाना चाहिए ताकि सभी सीख सके।